प्यारे बच्चों, आज हम सोशल स्टडी के सेकंड पार्ट ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसे संसाधन की परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। तो वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु आप ले लें जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रही होगी, वह वस्तु संसाधन कहलाएगी। किंतु वास्तव में यह जो परिभाषा है, संसाधन की जो यह परिभाषा है, वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु संसाधन का रूप तभी लेती है जब कोई मानव समुदाय उस वस्तु का उपयोग अपनी उपलब्ध तकनीक के आधार पर कर सके। इसके लिए उसके पास उचित तकनीक का होना आवश्यक है। तकनीक उपलब्धता के साथ साथ उस मानव समुदाय की आर्थिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे वह उस वस्तु का उपयोग कर पाने में सक्षम हो सके। इसके अलावा एक तीसरी चीज आती है जो किसी वस्तु को संसाधन बनाती है, वह है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का भी किसी वस्तु के संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात किसी वस्तु के संसाधन बनने में आर्थिक, तकनीक एवं सांस्कृतिक पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए हम संसाधन की उचित एवं व्यापक परिभाषा देखते हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम वह प्रत्येक वस्तु जो तकनीक दृष्टि से सक्षम हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती है। अर्थात everything in our environment which can be used to satisfy our needs provided they are technically accessible, economically feasible and culturally acceptable are called resources। तो ये हमारी मान्य परिभाषा है संसाधन की। इसे हम उदाहरणों से समझते हैं। तो भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण में विद्यमान पुरातन परती भूमि हैं जो 1 से 5 वर्ष तक पड़ती रहती हैं। ऐसी भूमि पर खेती करना आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं होता, क्योंकि 5 या 5 से अधिक वर्षों तक जो पड़ती भूमि हमारे पास विद्यमान है, उसमें जब हम खेती करेंगे तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी, और जब लागत ज़्यादा आएगी तो निश्चित तौर पे वह हमारे लिए निश्चित तौर पे आर्थिक दृष्टिकोण से एक प्रकार से भार ही होगा, संसाधन नहीं होगा। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक ऐसा खेत है कि जिस पर धान की फसल उगाने के लिए हमें 50 रुपए किलो का आर्थिक भार वहन करना पड़े, और मार्केट में धान की जो कीमत है वो 15 से 20 रुपए के बीच हो, तो निश्चित तौर पे वह जो भूमि होगी जिस पर इतनी आर्थिक लागत लगाने के बाद हमें धान की फसल मिल रही है, वह भूमि हमारे लिए संसाधन नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। अब देखिए कैसे तकनीक विकास के बाद कोई वस्तु जो पहले संसाधन नहीं थी, संसाधन बन जाती है। जैसे हम कहें बंजर भूमि, पहले आप देखते रहे होंगे या आप अपने मम्मी पापा या फिर बाबा दादा से पूछेंगे, कुछ बंजर भूमियां पहले होती थी जिस पर खेती नहीं होती थी, क्योंकि उस समय जो हमारे पास तकनीक थी उस आधार पर यदि हम उसमें खेती करते थे तो उसकी जो लागत आती थी वो काफ़ी अधिक आती थी। किंतु आज आसपास आप देख रहे हैं कि जो हमारी बंजर भूमियां थी उसमें भी हम धान की फसल या गेहूं की फसल ले पा रहे हैं।
तो ऐसा इसलिए हुआ कि तकनीक में विकास हुआ, ऐसे ऐसे उर्वरक आ गए, ऐसे ऐसे बीज आ गए जिनको बोने पर बंजर भूमि में भी फसलों को आसानी से उगाया जा मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि तकनीक विकास के बाद जो बंजर भूमि पहले संसाधन नहीं थी, आज वह संसाधन में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें कि डिफिनीशन में बताया गया था कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। जैसे हम कहें कि सूअर का उदाहरण ले लें। निश्चित तौर पे हिंदू या क्रिश्चियन या बौद्ध अन्य संप्रदायों में सूअर को एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। मांस प्रदाता के रूप में सूअर को एक संसाधन के रूप में माना जा सकता है। किंतु क्या सूअर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए संसाधन है? तो निश्चित तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सूअर संसाधन नहीं है, क्योंकि उस धर्म में सूअर को नापाक माना जाता है। तो निश्चित तौर पे एक ही वस्तु है, सांस्कृतिक रूप से मुस्लिमों के लिए वह संसाधन नहीं है और अन्यों के लिए वह संसाधन है। इसी प्रकार मांस प्रदाता के रूप में गाय को हिंदू धर्म में संसाधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग गाय का जो मांस है उसे खाना पसंद नहीं करते, उनके धर्म के खिलाफ है। दुग्ध प्रदाता के रूप में, दूध प्रदाता के रूप में तो गाय संसाधन है, किंतु मांस प्रदाता के रूप में वह हिंदू धर्म के लिए संसाधन नहीं है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों के लिए यह एक संसाधन है। तो ये उदाहरण बताते हैं कि सांस्कृतिक रूप से तो कोई वस्तु संसाधन तभी बनेगी जब वह सांस्कृतिक रूप से ग्राह्य हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान तकनीक पर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग अभी आर्थिक रूप से असंभाव्य है। आर्थिक रूप से असंभाव्य होने का मतलब क्या है? अभी जब हम हाइड्रोजन ईंधन को लेते हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा ईंधन है और हाइड्रोजन हमारे लिए ईंधन के रूप में संसाधन हो सकती है, किंतु अभी जो हमारे पास तकनीक है, उस तकनीक के सहारे हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इसलिए प्रयुक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस तकनीक में लागत अधिक आती है। अर्थात तकनीक होते हुए भी हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में संसाधन इसलिए आम आदमी के लिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उसकी आर्थिक लागत अधिक है, अर्थात वह आर्थिक रूप से अभी असंभाव्य है। जल के लवणीकरण का उदाहरण ले सकते हैं। समुद्र के जल को मृदु बनाना, मीठा बनाने का काम जो होता है यह विलवणीकरण प्रोसेस से होता है, डीसैलिनेशन प्रोसेस से होता है। इजराइल जैसे राष्ट्रों में जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं तथा जिनके पास उच्च तकनीक है, उनके यहाँ सामुद्रिक जल का विलवणीकरण हो रहा है तथा समुद्री जल के विलवणीकरण से उत्पन्न जो जल है उसका वे लोग उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों को सींचने के लिए। किंतु भारत जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देश या तकनीक रूप से पिछड़े देशों में अभी समुद्र का जल मृदु जल के रूप में संसाधन नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं वही समुद्री जल मृदु जल के रूप में जहां इजराइल में संसाधन है, वहीं अन्य देशों के लिए वह मृदु जल के रूप में संसाधन नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी उनकी आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं है कि उस महंगी तकनीक को अपना सकें और समुद्री जल को मीठा बना सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार कोई एक वस्तु
किसी एक समुदाय के लिए तो संसाधन हो सकती है, किंतु अन्य के लिए संसाधन नहीं भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ दिख रहा है कि कोई वस्तु संसाधन है या डिपेंड करता है देश, काल और परिस्थिति पर। देश का मतलब है यहाँ पे विभिन्न समुदायों के लिए एक ही वस्तु संसाधन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमने अभी उदाहरण लिया था जैसे सूअर और गाय के मांस का, या फिर समुद्री जल के बिलौड़ीकरण का। ऐसे ही काल, काल मतलब समय। हो सकता है कि जो वस्तु आज हम संसाधन के रूप में उपयोग में न ले आ पा रहे हों, वही कुछ दिनों बाद हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाए या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि हम उस वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर सकें, तो वह वस्तु आज भले संसाधन नहीं है लेकिन भविष्य में वह संसाधन बन सकती है। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं कि यदि हम कहें कि कोयले को ले लें। जब मानव अपने आदिम अवस्था में था तो निश्चित तौर पे कोयला उसको एक पत्थर के समान प्रतीत होता रहा होगा। तो उस दशा में आज के दृष्टिकोण से कोयला जो हमारे लिए संसाधन है, उसके लिए वह कोयला उस समय संसाधन नहीं था। किंतु आज कोयले का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के रूप में हो रहा है। तो आज की तकनीक, आज की इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर वही काला पत्थर जो पहले काले पत्थर के रूप में था, आज आर्थिक, आज ऊर्जा स्रोत के रूप में हमारे पास संसाधन के रूप में विद्यमान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संसाधन है वह देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप अपनी परिभाषा को धारण करता है। नेक्स्ट, एक फिगर है जिसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जो चीजें हमने अभी समझा उसे हम एक फिगर के रूप में समझ सकते हैं। किसी भी संसाधन को डिफाइन करने में जो केंद्र बिंदु है वह मानव है कि कोई वस्तु संसाधन तभी होगी जब वह ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो। जब वह ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होगी तभी हम उसको संसाधन कहेंगे। अब कोई वस्तु ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है? तो वह वस्तु पहले नेचर में विद्यमान होना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में विद्यमान प्रत्येक वस्तु ह्यूमन बीइंग के उपयोग में आ सकती है। यानी नेचर में विद्यमान वह प्रत्येक वस्तु जो ह्यूमन बीइंग के उपयोग में आए संसाधन कहलाएगी। कब? जब उस ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी तकनीकी हो जिसका वह उपयोग उस संसाधन को अपने उपयोग के लायक बनाने में कर सके। तीसरी चीज है इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं जो हैं ये भी जरूरी हैं किसी वस्तु को संसाधन में रूपांतरित करने के लिए। जैसे हम कहें कि टेक्नोलॉजी का जो विकास होगा निश्चित तौर पे संस्थाओं के माध्यम से होगा। अगर विद्यालय नहीं होंगे, सरकारें नहीं होंगी, अनुसंधान केंद्र नहीं होंगे, तो फिर नई तकनीक का विकास नहीं होगा। साथ ही साथ आर्थिक पक्ष भी है इन्हीं संस्थाओं से जुड़ा हुआ कि यदि आर्थिक संस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित तौर पे आर्थिक दृष्टिकोण से भी इन संसाधनों का उपयोग करने में हम सक्षम नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नेचर में विद्यमान कोई भी वस्तु यदि वहाँ तकनीक की उपलब्धता हो तथा वह राष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम हो तो वह वस्तु संसाधन के रूप में रूपांतरित की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर
through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो वहाँ पे टेक्निकली व एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली व फिजिबल होना चाहिए तथा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अर्थात तकनीक दृष्टि से वह सक्षम होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में हम संसाधन की परिभाषा तथा इसकी संकल्पना से परिचित हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन के प्रकार या संसाधन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह यह हो सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, किसी वस्तु को संसाधन में रूपांतरित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है उदाहरण का कि क्या कोई वस्तु देश काल और परिस्थिति के अनुसार संसाधन रही है और हो सकता है कि आज ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु जो पहले संसाधन नहीं थी आज वह संसाधन हो। यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।